Hello students, hope all is well with you. So let's start our today's lesson. Block 3 we are doing in earlier chapter. So mood in poetry and lesson plan 2 imagery and word choice. So imagery means imagination. So you will be able to explain how imagery and word choice affect the mood of the poem. आप explain कर पाएंगे कि imagination और जिस तरह के words poet use करता है वो poem के mood को कैसे affect करता है. Let's take an example. The river reflecting the clear blue sky glistened and sparkled. There was no moon and everything below lay in a misty darkness. So what pictures do the above line create in your mind? What do they make you feel? So line 1, that was the river reflecting the clear blue sky glistened and sparkled, creates a beautiful picture of a river flowing under a clear sky. So ये एक beautiful picture हमारे mind में create करती है कि clear sky के नीचे एक जो है blue river वहाँ पे flow कर रही है. It makes us feel very happy and serene. And line 2, that was there was no moon, moon ही नहीं था वहाँ, and everything below lay in the misty darkness, अंधेरा ही अंधेरा था. तो line 2 creates a gloomy picture, sad picture of a dark night कि अंधेरा है, बहुत ही sad picture create करती है and makes us feel sad and depressed. So today we will learn how words and images create a certain mood in the poem Abandoned Farmhouse. तो आज हम सीखने वाले हैं कि जो Abandoned Farmhouse हमने लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसमें जो वर्ड यूज़ किए गए हैं वो कैसे पिक्चर क्रिएट करते हैं माइंड में. सो द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ऑब्जेक्ट्स इन द पोएम आर, सो जो कुछ वर्ड्स हैं जो चीज़ों को वहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं. ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, लीकी क्या होता है, ड्रेपिंग होता है, लोनली अकेला, एम्प्टी खाली, रस्टी जिसपे जंग लग जाता है. सो दीज वर्ड्स क्रिएट अ नेगेटिव फीलिंग इन द माइंड ऑफ रीडर. तो ये जो वर्ड्स हैं जो भी ब्रोकन है, रस्टी है, लीकी है, नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करते हैं. दे सजेस्ट दैट द हाउस हैड बीन इन रन डाउन कंडीशन फॉर क्वाइट सम टाइम. इससे पता चलता है कि जो घर है, जो फार्म हाउस है, उसकी हालत अच्छी नहीं थी. थिंग्स दैट आर नॉट वेल मेंटेन्ड लाइक द लीकी बैंड और द ब्रोकन प्लेट्स. सो चीज़ें भी ठीक से मेंटेन नहीं थी. देर आर सेवरल पार्ट्स दैट क्रिएट पिक्चर इन द माइंड लाइक द नेग्लेक्टेड यूज्ड fields, the timely curtained windows, the lonely road, a kitchen shelf filled with bottles of preserved fruits. तो ये सारी चीज़ें हैं जो माइंड में नेगेटिव फीलिंग क्रिएट करती हैं. These lines show that the family living there was not well off and were living a difficult time, maybe full of struggle. So इससे पता चलता है कि फैमिली की जो है अच्छा टाइम नहीं चल रहा था, बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे थे. सो मूड इन पोएट्री इज क्रिएटेड थ्रू वर्ड चॉइस, रिदम, इमेजरी, टोन, सिम्बल्स. सो किसी भी पोइट्री में जो मूड क्रिएट किया जाता है वो किस तरह के वर्ड्स लिए गए हैं, रिदम कैसी है पोएम की, इमेजरी किस टाइप की इमेजिनेशन की गई है, टोन क्या है पोएम की, सिम्बल्स क्या क्या यूज़ हुए हैं. So these lines show that the family living there was not well off and were living a difficult life and maybe full of struggle. So how do poet create a mood in a poem? जो भी poets होते हैं कैसे mood create करते हैं poem में, and how has the poet created mood in this poem Abandoned Farmhouse? और इस poem में कैसे poet ने mood create किया है? How does the choice of words and imagery affect the mood of the poem? और जो इमेजरी है, जो वर्ड चॉइस है, कैसे अफेक्ट करती हैं पोएम को. सो द मूड ऑफ द पोएम इज़ फीलिंग और इमोशन इट क्रिएट्स इन द रीडर्स हु हैज़ रेड द पोएम. सो जो पोएम को पढ़ते हैं जो रीडर्स होते हैं, जो मूड है पोएम का वो फीलिंग और इमोशन क्रिएट करता है. द मूड इन द पोएम कैन बी क्रिएटेड थ्रू द यूज़ ऑफ एलिमेंट्स लाइक टोन, रिदम, सिम्बल्स और वर्ड चॉइस. सो इन सब चीज़ों का यूज़ करके किसी भी पोएम में मूड क्रिएट किया जा सकता है. इन दिस पोएम द पोएट हैज़ यूज वर्ड चॉइस, वर्ड्स यूज़ किए हैं लाइक स्पेसिफिक एडजेक्टिव्स एंड इमेजरी टू क्रिएट अ डार्क, डिप्रेसिंग एंड ब्लीक मूड. कैसा मूड है इस पोएम का? डार्क है, डिप्रेसिंग है, ब्लीक है. ब्लीक मीन्स होपलेस. The toys strewn in the yard, like branches after a storm, fill us with dread as what kind of storm has the family been through. कि जो टॉयज़ वहाँ फैले हुए हैं ऐसा लग रहा है पता नहीं किस तरह का तूफान वहाँ पे आया होगा. Nothing positive, bright और happy seems to be happening in this poem. कुछ भी ऐसा खुशनुमा या happy feeling इस poem में नहीं है. The words that poet chooses to describe things or events deeply affect the poem. जिस तरह के words poet use करता है poem में वो deeply affect करते हैं poem को. Given poem could be happy, sad, मिस्टिकल और हॉन्टिंग, डरावनी हो सकती है, रहस्यमय हो सकती है, हैप्पी हो सकती है, लार्जली डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट वर्ड्स. ये डिपेंड करेगा कि किस तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, किस तरह की इमेजेस यूज़ की गई है पोएट यूज व्हेन राइटिंग दैम. सो इट वाज अ वेरी सैड, डिप्रेसिंग पोएम.
So what are some images that the author could have used to convey a mood cheerful? So और क्या images हो सकती थी कि author अगर cheerful mood यहाँ पे convey करना होता तो वो use कर सकता था. To convey a more cheerful mood, the poet could have used words like, वो इस तरह के words use कर सकता था. Kitchen table laden with food, की table है जिसमें food ही food है. Strong sturdy house है, मजबूत सा घर है, with shining walls, strong sunlight streaming in through the windows, a freshly plodded field, a lady humming a sweet melody song, एक lady गुनगुना रही है गाना, child playing by the sandbox, एक बच्चा खेल रहा है, और a man sitting in his rocking chair reading the Bible, और man chair पे बैठा हुआ है Bible read कर रहा है. So अगर इस तरह के words use होते इस poem में तो depressed और sad mood की जगह इस poem का mood cheerful mood बन जाता, happy mood बन जाता. So now let's do the worksheet S2 at page number 18. Imagery and word choice. Read an excerpt from the poem The Daffodils by William Wordsworth. So ये एक extract है, एक part है poem का. Answer the questions. I wandered lonely as a cloud that floats on high our valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Beside the lake, beneath the trees, flirting and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in a never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their hats in a sprightly dance. So let's look at the summary of this poem Daffodils. Once the poet was wandering pointlessly beside a lake. एक बार poem बिना किसी aim के lake के वहाँ घूम रहा था. He was all alone to wander freely, akin to a patch of clouds floating in the sky over the valleys and the hill. वो एक तरह से क्लाउड के जैसा था जो वैलीज पे हिल पे ऐसे ही घूम रहा था. सडनली ही कुड व्यू द लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स गैदर्ड बाय द साइड ऑफ द लेक. उसने फिर वहाँ पे लेक के किनारे पे कुछ बहुत ज़्यादा डैफोडिल्स देखी वहाँ पे. दे वर शेल्टर्ड अंडर अ ग्रोइंग ट्री, और वो ट्री के नीचे जैसे इकट्ठी हो रखी थी वहाँ पे. द डैफोडिल्स रिजेंबल्स द कलर ऑफ गोल्ड अकॉर्डिंग टू द पोएट, एंड द एयरी ब्रिज मेड दैम वेव एंड डांस, रिजॉइस एंड प्ले. और जो है डैफोडिल्स का जो कलर है वो गोल्ड से मिलता है पोएम के अकॉर्डिंग, जो सोने का कलर होता है, और जो हवा चल रही है उसकी वजह से वो डांस कर रही हैं, हिल रही हैं, खुशियाँ मना रही हैं. The poet, however, could not estimate their numbers as they spread along extensive sides of the lake. जो poet जो है estimate नहीं लगा पाया एक्चुअली कि कितनी थी. वो 1000 कहता है, कई बार कुछ और बोलता है, तो बहुत ज़्यादा daffodils थी. And daffodil is a commonly growing flower. एक flower होता है daffodil. So the line a host of golden daffodils needs a special mention since it unveils the पोएट्स थॉट्स. तो यहाँ पे स्पेशली यूज़ किया गया होस्ट क्योंकि ये जो पोएट के थॉट्स को मेंशन किया जा रहा है. वर्ड्सवर्थ एसोसिएटेड द कलर ऑफ रिचनेस. जो गोल्ड बहुत कॉस्टली जो है होता है, और इसके लिए गोल्ड कलर यहाँ पे मेंशन किया है, रिच कलर यहाँ मेंशन किया है टू दिस कॉमन फ्लावर. So next paragraph, they resemble akin to innumerable shining stars that one could see in the night sky in the form of Milky Way. ऐसा लग रहा था कि जैसे मिल्की वे में रात के समय में जो बहुत सारे शाइनिंग स्टार हम देख सकते हैं, डैफोडिल्स ऐसे लग रहे थे. द पोएट मेड एन इंस्टेंट ग्लैंस, जैसे पोएट ने अचानक देखा, ही कुड सी माई रेड ऑफ डैफोडिल्स वेविंग देयर हैट्स, जैसे वो अपने सिर हिला रहे हैं, एज दे वर रिजॉइसिंग एंड डांसिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जैसे कि वो डांस कर रहे हैं खुशी में. So now look at the questions. Write any two images to come to your mind after reading the poem. कोई भी दो images लिखिए जो आपके माइंड में आती हैं पोएम को पढ़ने के बाद. The image of a cloud floating in a clear blue sky. A large number of daffodils swaying gently in the wind. So now question 2. Tick the words used in the poem to describe the daffodils. कौन से words यहाँ पे use किए गए हैं? Golden, fluttering, dancing and tossing. So what mood is created by the above words and images in the poem? Explain how each of them helps to create this mood. कौन से words यहाँ पे use किए गए हैं moods को create करने के लिए और किस तरह से किया गया? The mood created by the images in the poem is that of peace and serenity. One feels happy thinking about the beautiful picture painted by the poet through these words. And replace any three of ticked words above those that will change the mood to sad and gloomy. So जो भी वर्ड्स टिक किए हैं उनको आपको रिप्लेस करना है 3 वर्ड से, न्यू वर्ड से, जिससे मूड सैड और ग्लूमी हो जाए. सो वी कैन यूज़ द वर्ड बर्निंग, लैशिंग, सॉबिंग एंड साइंग, SIGHING.